So next bonding theory is valence bond theory for coordination compound. So write down when ligands approaches central atom, then ligands gives repulsion, then ligands gives repulsion to the electrons of central atom. Okay, next point में लिखिए ligands donates their lone pair of electron. Ligands donates their lone pair of electron in the vacant orbital of central atom. In the vacant orbital of central atom. Vacant orbital of central atom. ठीक है, तो जब लिगेंड सेंट्रल एटम को अप्रोच करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रल एटम के रिपल्शन देते हैं, एक बार। दूसरी बात, लिगेंड जो है अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन को वैकेंट ऑर्बिटल और सेंट्रल एटम में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम के अपने ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं और फिर उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के थ्रू बॉन्डिंग होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ central atom gets hybridized to form equal energy orbitals which orient themselves in space to occupy a geometry of minimum repulsion. To occupy a geometry of minimum repulsion. To occupy a geometry of minimum repulsion. ठीक है, अब यहाँ होता क्या है कि जो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्डिंग में उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट होता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले चीज में अब आपको यही लिखना है। तो फर्स्ट यू राइट कोऑर्डिनेशन, तो टेबल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। तो यू राइट डाउन कोऑर्डिनेशन नंबर, then corresponding to that coordination number orbitals used, और ऑर्बिटल्स यूज की वजह से हाइब्रिडाइजेशन, एंड फाइनली ज्योमेट्री। स्पेस में कौन सी ज्योमेट्री क्रिएट होगी ये हम लोग लिखने वाला है। तो स्टार्ट राइटिंग वन बाय वन। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के केस में जो ऑर्बिटल्स यूज होंगे दैट विल बी एस पी एक्स या फिर एस पी वाई या फिर एस पी जेड कॉम्बिनेशन आ सकता है, तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका बनेगा एस पी और ज्योमेट्री आएगी लीनियर। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स यूज कैन बी एस पी एक्स, एस पी वाई और एस पी जेड, एंड hybridization will be sp and geometry will be linear.
तो अगर ऑर्बिटल एस और पी एक्स होगा तो लीनियर लॉन्ग एक्स एक्सेस हो जाएगा, एस और पी वाई होगा तो लीनियर लॉन्ग वाई एक्सेस हो जाएगा, एस और पी जेड हो जाएगा तो लीनियर लॉन्ग जेड एक्सेस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल लाइक ज्योमेट्री आप डिफाइन कर सकते हो। देन कोऑर्डिनेशन नंबर 3, देन द पॉसिबिलिटी इज एस पी एक्स पी वाई, एक कॉम्बिनेशन ये ले सकते हो, दूसरे कॉम्बिनेशन में एस पी वाई पी जेड ले सकते हो, और तीसरे कॉम्बिनेशन में एस पी एक्स और पी जेड ले सकते हो। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 बनेगा और ये ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। दिस ज्योमेट्री विल बी ट्रायंगुलर प्लेनर। और प्लेनरिटी यहाँ पे भी आप ध्यान से समझ सकते हो कि अगर एस पी एक्स पी वाई होगा तो प्लेनर अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई, प्लेनर इन एक्स वाई प्लेन होगा। एस पी वाई या पी जेड होगा तो प्लेनर इन वाई जेड प्लेन हो जाएगा, और एस पी एक्स पी जेड होगा तो प्लेनर इन एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। ठीक है। देन फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, if orbitals used are s p x p y and p z, then hybridization is sp3 and it is tetrahedral. Then, if we use orbitals over here for quotation number 4 only, if we use the orbitals dx square y square, s, px and py, then the hybridization is dsp2 and this is square planar. ठीक है। अब यहाँ देखो एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने की, वो आपको बता दे रहा हूँ। ये आपकी n-1 सेल यूज कर रहे हैं, ये n सेल यूज कर रहे हैं, और ये nth सेल यूज कर रहे हैं, और ये nth सेल यूज कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ध्यान से लिख लो, n जो है वो वैलेंस शेल है। तो जो d ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो वैलेंस शेल की इनर शेल का इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। तो n-1 dx स्क्वायर y स्क्वायर s px और py। अगर हम n लिख रहे हैं तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी साथ में लिख रहे हैं। तो अगर वैलेंस शेल का s सब शेल, वैलेंस शेल का px और वैलेंस शेल का py और वैलेंस शेल का pz अगर यूज कर py यूज कर रहे हैं, और फिर अल्टीमेट सेल विच इज n-1 सेल उसका dx स्क्वायर y स्क्वायर यूज कर रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन लिखता है dsp2 और ये शेप होती है स्क्वायर प्लेनर। अब इसी में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑर्बिटल यूज किया है dxy, dyz, dxz और s। ठीक है। देन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी d3s, दिस also tetrahedral। और उसमें भी ध्यान रखना है कि जो dxy, dyz और dxz यूज कर रहे हैं ये n-1 शेल है, और जो s यूज करना है ये nth शेल है। और मैंने जो पैसे पहले लिखा कि n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या वैलेंस शेल है, उसी के रिस्पेक्ट में बात लिखी जा रही है। ठीक है। नाउ फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 5, इफ आई टेक ऑर्बिटल s px py pz और dz स्क्वायर, एंड हियर अगर मैं थोड़ा और प्रिसाइसली लिखूं तो dz स्क्वायर जो है n-1 शेल का, मतलब ये चीज यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आने लगेगा। ये n-1 dz स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे dsp3। इनर डी यूज कर रहे हैं तो dsp3, dz स्क्वायर यूज कर रहे हैं तो ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। ठीक है। और अगर यहीं पे हमने nth सेल का dz स्क्वायर यूज किया तो यही हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3d हो जाएगा। मतलब सेम केस में ऑर्बिटल्स यूज्ड आर s px py pz और ntz स्क्वायर, मतलब वैलेंस शेल का dz स्क्वायर यूज करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे sp3d। शेप दोनों ही केस में ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल ही आएगी। ठीक है। नाउ फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 5, अगर हम डी ऑर्बिटल जो यूज है, अब आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में याद होगा हम लोग dz स्क्वायर यूज करते थे क्योंकि वहाँ पे ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल शेप ही आती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक और शेप आती है। तो अगर यहाँ पे ऑर्बिटल यूज s px py pz और n-1 dx स्क्वायर y स्क्वायर यूज करेंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन dsp3 बनेगा, लेकिन शेप जो होगी वो हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पे s px py pz और n dx स्क्वायर y स्क्वायर वाला ऑर्बिटल यूज करेंगे
तो शेप हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d, और शेप अभी भी स्क्वायर पिरामिडल ही रहने वाली है। समझ में आई बात? शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल। समझ आया? तो कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है इससे फर्क पड़ता है। आप देखो, आपको यहाँ पे धीरे धीरे बात समझ में आनी स्टार्ट हो गई होगी कि जब हम इनर डी यूज कर रहे हैं तो डी पहले लिख रहे हैं, और जब आउटर डी यूज कर रहे हैं या वैलेंशियन वाला डी यूज कर रहे हैं तो डी बाद में लिख रहे हैं। देखिए इस चीज को ध्यान से। तो अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे n माइनस वन का डी यूज किया था, n माइनस वन का डी यूज कर रहे हैं तो देखो डी थ्री एस लिख रहे हैं, तो एस डी थ्री नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखो इनर डी यूज कर रहे हैं n माइनस वन, तो डी एस पी टू लिख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो n माइनस वन डी यूज कर रहे हैं तो डी एस पी थ्री, और यहाँ एन डी यूज कर रहे हैं तो एस पी थ्री डी। यहाँ पे देखो n माइनस वन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यूज कर रहे हैं तो डी एस पी थ्री, और एन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यूज कर रहे हैं तो एस पी थ्री डी। अब ऑर्बिटल कौन सा यूज कर रहे हैं उससे ज्योमेट्री चेंज हो रही है। अगर डी जेड स्क्वायर यूज कर रहे हो तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ये समझ में आ रहा है? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल कैसे लिख रहे हैं, इसी समझ में आ पा रही है? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल कैसे होता है? ये ट्रायंगुलर बेस होता है और इसके ऊपर पिरामिड बनाते हैं। तो एक बॉन्ड ऐसे ऊपर जाता है और एक बॉन्ड ऐसे नीचे आता है। तो आपको मतलब तीन बॉन्ड ऑर्बिटल चाहिए एक प्लेन में और दो ऑर्बिटल चाहिए परपेंडिकुलर पे। तो वहाँ देखो ऑर्बिटल कौन कौन से यूज कर रहे हैं, एस पी एक्स पी वाई, तो इससे ट्रायंगुलर प्लेन बन गया। पी जेड और डी जेड स्क्वायर क्लब होके वर्टिकल लाइन क्रिएट कर देंगे तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल आ जाएगा। और अगर इसी में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यूज कर लेंगे तो डी एक्स वाई स्क्वायर इज ऑल्सो इन एक्स वाई प्लेन। तो एस पी एक्स पी वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये चार ऑर्बिटल मिलकर क्या बना देंगे, स्क्वायर प्लेन, और उस पर पी जेड की हेल्प से पिरामिड बन जाएगा। तो ऑर्बिटल से ज्योमेट्री डिसाइड करनी है, इनर ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं या आउटर ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, इससे ये डिसाइड करना है कि हमें sp3 लिखना है या dsp3 लिखना है। मतलब डी पहले लिखना है या डी बाद में लिखना है, ये किससे डिसाइड होता है कि आपने कौन सा वाला डी यूज किया है, इनर डी या आउटर डी। ठीक है। एंड सिमिलरली नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इट इज एस पी एक्स पी वाई पी जेड, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे भी सेम खेल है कि अगर हमने वैलेंस शेल के यूज किया दोनों ऑर्बिटल तो sp3 d2 लिखेंगे, और अगर इनर शेल यूज कर रखा है तो d2 sp3 लिख देंगे। समझ में आई बात? तो अगर हम यहीं पे ऑर्बिटल्स यूज पे n माइनस वन ऑर्बिटल यूज कर लें, मतलब वैलेंस शेल के इनर शेल का d यूज करेंगे, तो अगर ये n माइनस वन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है तो हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे d2sp3। और इसका ऑपोजिट अगर ये चीज s p x p y p z, और ये वैलेंस शेल वाले दोनों यूज करेंगे यानी एन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा sp3d2। इन बोथ द केसेस शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल। इन बोथ द केसेस शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल। अब आपको देखो सबसे पहला काम तो यही करना है, बेस्ड ऑन द ऑर्बिटल्स यूज्ड आपको करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। ऑल्दो कोऑर्डिनेशन नंबर आगे वाले जो केस होते हैं लाइक 7 8 9 10 वो भी होते हैं, बट हमारे कोर्स के हिसाब से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक ही स्टडी करना है, तो मैंने वहीं तक आपको बता दिया है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग यहाँ 7 भी यूज करते हैं जिसमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री फॉलो करते हैं, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कॉमन ज्योमेट्री जो हमारे कोर्स में वो यही ऑप्टेड होती है, तो वो सारे केस मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो फर्स्ट इसे केयरफुली नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आपको आगे की बात बताऊँ। अब इसके बाद देखो, जब लिगेंड सेंट्रल एटम को अप्रोच करते हैं तो उसके रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के केस में पेयरिंग पॉसिबल है। तो क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो ज़्यादा रिपल्शन देते हैं लिगेंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को, और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो कम रिपल्शन देते हैं। अगले पॉइंट में ही लिखा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स gives more repulsion, strong field ligand gives more repulsion to electrons of central atom, hence in case of
Hence, in case of central atom of 3D series, hence in case of central atom of 3D transition metal series, we are simply writing 3D series. Hence, in case of central atom of 3D series, pairing of electron takes place. Pairing of electron takes place. While in case of weak field ligand, repulsion is less, so no pairing takes place. So no pairing of electrons takes place. ठीक है, तो अब बेसिकली हमें सीखना पड़ेगा कि लिगेंड की स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होता है। तो उसके लिए हम लोग टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और दो बेटर रहेगा कि आप एनसीईआरटी वाली सीरीज फॉलो करो, बट आपको थोड़ा और एक्सटेंसिव सीरीज बता दे रहा हूँ, काम तो हमारा उससे भी चलेगा। तो अगर किसी को लर्न करने के थोड़ा इशू है तो वो केवल एनसीईआरटी वाली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी लर्न कर सकता है। अदरवाइज मैं थोड़ा सा और उसमें एक दो लिगेंड्स बढ़ा के लिखता हूँ, क्योंकि कभी कभी थोड़ा टेक्निकल सवाल आ जाता है। तो अगला टर्म लिखेंगे लिगेंड्स स्ट्रेंथ ऑर्डर, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो इसमें देखो मैं स्ट्रेंथ के हिसाब से लिखता जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आई माइनस, बी आर माइनस, एस सी एन माइनस, सी एल माइनस, सल्फाइड आयन, अजाइड आयन, फ्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्सीडेट आयन। अगर थोड़ा और प्रिसाइजली लिखूं, हाइड्रोक्साइड से इसको ब्रेक, हाइड्रोक्साइड तक इसको एक लाइन में लिखो। अगले स्टेप में ऑल्दो सीक्वेंस वही चल रही है। नेक्स्ट टाइम राइटिंग ऑक्सीडेट आयन, ऑक्सीडेट आयन के बाद वाटर, वाटर के बाद NCS माइनस, then it is EDTA 4 minus. After that it is ammonia, then ethylene diamine EN. After that it is nitrite NO2 minus, then PR3, then cyanide ion, and finally it is Cl. ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ लिगेंड है। इसमें हम लोग जो फर्स्ट रो है, इन दिस केस जो फर्स्ट रो है हमारे पास आयोडीन से लेके हाइड्रोक्साइड तक, ये हमारी वीक फील्ड लिगेंड कैटेगरी है। या अगर और प्रिसाइसली बिल्कुल लिखना है तो अमोनिया तक इसको वीक फील्ड लिगेंड में ही काउंट कर लेते हैं। अमोनिया से पहले तक वीक फील्ड लिगेंड ही काउंट किया जाता है। ऑल्दो इसमें ऑक्सीडेट, वाटर, ईडीटी इनको मॉडरेट फील्ड लिगेंड बोला जाता है, क्योंकि ये कुछ कुछ सेंट्रल एटम के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ भी काम करने लगता है। तो अभी जितने भी टिपिकल केसेस है वो थोड़ी देर बाद लिखता हूँ। पहले आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना है। तो यहाँ तक हम उसको वीक फील्ड लिगेंड कैटेगरी काउंट करते हैं। और अमोनिया के आगे वाला केस अगर हम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आफ्टर अमोनिया जो लाइन है हमारे लिए, अमोनिया, एथिलीन डाइमाइन, NO2, PPR3, NONCO, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। समझ आया बेसिक पहले? ठीक है, तो अब इसमें देखो ट्रिक ये है कि आप बेसिकली पहले डोनर साइड पहचानना सीखो। तो देखो पहले हमारे पास आई माइनस, बी आर माइनस, एस सी एन माइनस, सी एल माइनस, सल्फाइड, अजाइड, फ्लोराइड, यहाँ तक की जो डोनर है, डोनेशन साइट है, वो सब देखो या तो हेलोजन है या सल्फर है। इसमें अजाइड आयन ऑल्दो नाइट्रोजन है, लेकिन उसको भी हम लोग स्यूडो हेलोजन समझते हैं, तो वो हेलोजन वाली लिस्ट में जोड़ दिया गया है। तो आई माइनस, बी आर माइनस, एस सी एन माइनस, सी एल माइनस, एस टू माइनस, एल थ्री माइनस, फ्लोराइड, यहाँ तक या तो हेलोजन है या सल्फर है। तो ये सबसे वीक कैटेगरी होती है। उसके बाद देखो OH माइनस, ऑक्सलेट, वाटर,
यहाँ तक हमारे ऑक्सीजन डोनर। उसके बाद NCS माइनस, EDTA, अमोनिया, इथीन डाइमाइन, NO2 माइनस, ये सब नाइट्रोजन डोनर है। उसके बाद PaPr3 फॉस्फोरस डोनर है, देन CN माइनस और CO ये हमारे कार्बन डोनर है। ठीक है, तो अब देखो, अगर क्लासिफिकेशन समझ आ गया ना आपको पहले, आप चाहो तो उसको अलग से मेंशन कर लो, या चाहे तो इस चीज़ को और थोड़ा स्पेसिफाई करके लिख सकते हैं। एक बार इस चीज़ को हाईलाइट करके लिखो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मैं इसको जरा लाइन्स बदल के लिखे दे रहा हूँ, मैं आपको एक बार सीरीज लिख लेनी है पहले पूरी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपने हाइड्रोजन और सल्फर डोनर्स को सबसे पहले वीक फील्ड कैटेगरी में डाला हुआ है। उसमें देखो N3 माइनस को भी इंक्लूड किया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। N3 माइनस एक्चुअली में सूडो हेलाइड होता है, इसलिए उसको इसी लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन डोनर्स है, नाइट्रोजन डोनर्स है, फॉस्फोरस डोनर है और कार्बन डोनर है। तो अगर आपको लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ याद रखनी है तो सबसे आसान तरीका होता है ये लर्न करने का। तो इसके इसमें देखो हाइड्रोजन एंड सल्फर डोनर जो है, ये वीक फील्ड लिगेंड कैटेगरी है। उसके बाद ऑक्सीजन डोनर कैटेगरी है, ये भी वीक फील्ड लिगेंड में काउंट करते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन डोनर्स है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करते हैं। देन फॉस्फोरस एंड कार्बन डोनर है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट होते हैं। ये आपकी डोनेशन कैपेसिटी है। तो इसमें जो हेलोजन से लेके ऑक्सीजन तक का डोनर कैटेगरी है, इसको वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं। और जो नाइट्रोजन से लेके कार्बन तक है, इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड की प्रॉपर्टी हम लोग लिख रहे हैं, ये केवल 3D सेंट्रल मेटल एटम्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी स्पेसिफाई करने की जरूरत है। फॉर 3D सेंट्रल मेटल एटम, ये चीज़ यहाँ स्पेसिफाई कर लो। फॉर 3D सेंट्रल मेटल एटम, जब तक हमारा सेंट्रल एटम 3D सीरीज का होगा, तब तक हेलोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इसको हम लोग वीक फील्ड लिगेंड कैटेगरी में काउंट करेंगे। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कार्बन डोनर्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैटेगरी में काउंट करेंगे। और तो लिगेंड स्ट्रेंथ हमेशा काम किया, भी आगे वाली थ्योरी में भी यूज होगी। तो स्ट्रेंथ का ऑर्डर एकदम क्लियरली मालूम होना चाहिए। स्ट्रेंथ का ऑर्डर एकदम क्लियरली मालूम होना चाहिए। लर्न करने का सिंपल तरीका बताया, हेलोजन एंड सल्फर डोनर जो है वो वीक कैटेगरी है, ऑक्सीजन डोनर उससे स्ट्रॉन्ग, नाइट्रोजन डोनर उससे स्ट्रॉन्ग, फॉस्फोरस डोनर उससे भी स्ट्रॉन्ग और कार्बन डोनर हाईएस्ट। ठीक है, अब जितने भी लिगेंड्स हैं हमारे पास, ये सब 4D सीरीज और 5D सीरीज के केस में सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। तो अगले पॉइंट में लिखो, ऑल लिगेंड्स acts as strong field ligand, है ना। तो शॉर्टकट यूज करेंगे हम लोग हमेशा, वीक फील्ड लिगेंड में WFL लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में SFL लिखेंगे। कॉमन टर्मिनोलॉजी है, अच्छे से समझ लो। एक आध बार चाहो तो फुल फॉर्म में लिखो, अदरवाइज फ्यूचर में इसको डायरेक्टली याद रखना है। सो ऑल लिगेंड्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर 4D एंड 5D सीरीज सेंट्रल मेटल एटम, फॉर 4D एंड 5D सेंट्रल मेटल एटम्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट केवल 3D सेंट्रल मेटल एटम्स के केस में चेक करना पड़ता है। 4D 5D सीरीज का कोई भी सेंट्रल मेटल एटम होगा तो सब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगले पॉइंट में लिखेंगे, ऑक्सीडेट एंड C2O4 माइनस एंड वाटर, ये दोनों हमारे मॉडरेट फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करने लगते हैं अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट 3+ होता है। तो ऑक्सीडेट एंड वाटर एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर कोबाल्ट 3+। ध्यान रखना है, कोबाल्ट का कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें ऑक्सीडेट आयन और वाटर दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे, एंड दैट टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में अगर कोबाल्ट 3+ का कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें ऑक्सीडेट आयन और वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखना है, अमोनिया एक्ट्स एज वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि सब बाउंड्री वाले केसेस हैं तो इनमें हमेशा कुछ कुछ डेविएशन रहता है। तो अमोनिया एक्ट्स एज अ वीक फील्ड लिगेंड फॉर Fe2+ एंड Mn2+, कोऑर्डिनेशन नंबर 6।
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का आयरन 2+ का कॉम्प्लेक्स हो या Mn2+ का कॉम्प्लेक्स होगा तो अमोनिया यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगी। इसके बाद वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, एक्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर कॉपर 2+। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर कॉपर 2+ का कॉम्प्लेक्स लिखेंगे तो यहाँ पे वाटर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ठीक है, इसके बाद एक और केस लिखना है फ्लोराइड आयन का। नेक्स्ट केस में देखो, फ्लोराइड आयन एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर निकेल 4+। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि जो मॉडरेट फील्ड लिगेंड है वो सेंट्रल एटम की हायर ऑक्सीजन स्टेट के साथ तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करने लग जा रहे हैं, और लोअर ऑक्सीजन स्टेट के साथ मॉडरेट वाली कैटेगरी वीक फील्ड लिगेंड में आ जा रही है। तो उसमें देखो जो ट्रिकी केस है वो बाउंड्री वाले हैं। बाउंड्री वाले कौन कौन से? अमोनिया, ऑक्सलेट, वाटर। एनसीएस माइनस ईडीटी भी उसी लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हो आप, वो भी कहीं कहीं पे चेंज करेंगे, बट क्योंकि वो सब ईडीटी हेक्साडेटेड लिगेंड है तो उसमें चिलेशन आता ही है, तो उसमें ये चीज प्रॉब्लम नहीं आती कभी। तो F माइनस एक्स है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर निकेल 4+। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में निकेल 4+ का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो फ्लोराइड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनने लगेगा, क्योंकि देखो निकेल का ऑक्सीजन स्टेट बहुत बढ़ गया है। तो फ्लोराइड चलो थोड़ा वीक फील्ड था, लेकिन निकेल का अपना अट्रैक्शन भी तो काम कर रहा है, तो लिगेंड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने लगेगा। तो इन दैट केस सर्टेनली इसका जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो लॉजिक मैंने आपको पहले ही सिखाया कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंसीडर करेंगे हम, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में 3D सीरीज के अंदर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देनी है, और वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं करनी है। बस इतना लॉजिक याद रखना है, तो आप फटाफट सब हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे। ऑल्दो इसके बाद एक और थ्योरी होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, लेकिन आपको अगर बहुत प्रिसाइसली बताऊं तो मेजर क्वेश्चन हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आसान है, ज़्यादातर क्वेश्चन डील करते बनेगा। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है वो मोर और लेस एक्सपेरिमेंटल है, तो उससे क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो सारे रूल समझ में आ गया। पहले आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हाइड्रोजन और सल्फर डोनर वीक फील्ड, ऑक्सीजन वीक फील्ड, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट केवल 3D सेंट्रल मेटल एटम पे लगेगा, 4D और 5D सीरीज सेंट्रल मेटल एटम पे सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। ऑक्सीडेट और वाटर को 1 3+ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करना है। अमोनिया को Fe2+ Mn2+ के केस में वीक फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करना है। वाटर जो है वो कॉपर 2+ के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, और फ्लोराइड एंड निकेल 4+ के केस में भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई। लास्ट में एक पॉइंट और ऐड कर लेना है कि जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करानी है वो केवल तभी करानी है जब लिगेंड को इनर ऑर्बिटल खाली चाहिए हो। So in case of 3D central matter atom, pair of electron with strong field ligand is performed if vacant orbitals are needed for ligand. अगर ligand को vacant orbital नहीं चाहिए तो फिर पेयरिंग कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब देखो एक एक करके मैं डील कर रहा हूँ। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस डील कर रहा हूँ। तो राइट डाउन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। और आपको लॉजिकली समझ में आ रहा होगा कि 3D सीरीज ही थोड़ा टेक्निकल है। 4D 5D सीरीज में तो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करना है, तो उसमें कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। तो मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 डील कर रहा हूँ आपके लिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने D1 टू D10 सब प्रॉपर्ली लिख लोगे ना, या बेटर रहेगा एक बार 3D सीरीज में लिख लो तो अच्छा रहेगा आपको। ये मैंने सारे सेंट्रल आइटम लिख दिया कि सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्ली लिख डालिएगा। ठीक है, अब हम सीधे आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखो, सबसे पहले मैंने एक कॉम्प्लेक्स दिया K4FeCl6। तो पहले तो मैं आपको हाइब्रिडेशन निकालना सिखाता हूँ, फिर एग्जाम्पल्स पाएंगे बाद में। सबसे पहले हमारे पास मान लो एक कॉम्प्लेक्स है K4FeCl6, हमें इसकी बॉन्डिंग डील करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि आप सेंट्रल मेटल एटम लिखो। तो उसका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है? आयरन, ऑक्सीजन स्टेट 2+। यहाँ पे लिगेंड जो है वो है Cn-, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग डिस्कस करने से पहले सबसे पहले दो चीजें प्रेडिक्ट की जाती है, उसका सेंट्रल मेटल कौन सा है और लिगेंड कौन सा है। तो यहाँ पे Fe2+ सेंट्रल मेटल एटम है, और लिगेंड जो है वो Cn- में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और Fe2+ 3D सीरीज का सेंट्रल एटम है, इसका मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराएगा। तो सबसे पहले Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो नियरेस्ट इनर्ट गैस इज ऑर्गन, देन द कॉन्फ़िगरेशन इज 4s2 3d6। दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। अब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो 4s0,
3d6 कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो जाएगा। ये चीज समझ में आई आपको? अब 3d6 का कॉन्फ़िगरेशन का अगर आप बॉक्स डायग्राम क्रिएट करोगे तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन अगर आप फिल करेंगे तो आपको प्रिंसिपल से एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, बाकी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। दिस इज 3d। ठीक है, अब हमारे पास 6 En- है, तो वी नीड 6 वैकेंट ऑर्बिटल। 6 En- नीड्स 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो अब आपको Fe2 के केस में 6 वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो अब देखो 6 वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने और Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पेयर करा देना है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब आपका Cn- स्ट्रॉन्ग आयरन की पेयरिंग कराएगा तो Fe2+ का जो सिस्टम है उसमें D6 इलेक्ट्रॉन पेयर अप करें। 4s वैकेंट है और 4p वैकेंट है हमारे पास ऑलरेडी। अब यहाँ पे ऑर्बिटल्स पे ध्यान दो तो 3d 4s और 4p यूज कर रहे हैं हम लोग। और जो आयरन के 6 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप कर गए लाइक दिस, क्योंकि Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अब जो बचे हुए 6 ऑर्बिटल है उसमें Cn- अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लाइक दिस। तो Cn- ने कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज किए? दीज आर द ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय Cn-, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा D2sp3। क्यों D2sp3? बिकॉज वी आर यूजिंग इनर डी। अगर आप ध्यान से ऑर्बिटल्स मार्क करोगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। ये आपका 3d वाले ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, ये 4s है और ये 4p है। तो इनर डी ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज D2sp3। और अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपको पहले इसकी ज्योमेट्री बता रखी है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे कुछ और क्लासिफिकेशन इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि इनर डी ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं तो उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जा रही है इसलिए इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और इस इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन जो पेयर हो रहे हैं तो इसलिए इसको स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। 3 नॉमेनक्लेचर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एक ऑर्बिटल बोला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दूसरे केस में बोला आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इसी को स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे। ठीक है, और सारे इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ पे पेयर हो चुके हैं इसलिए इसमें डायमैग्नेटिक बिहेवियर आएगा। ये सब बातें एडिशनली में पता चल जाती हैं। तो उसमें पहले केस में लिखना है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल बोल रहा है बिकॉज इनर डी यूज हो रहा है, डी इज यूज। जबकि वैलेंस शेल इसकी कौन सी है, फोर्थ। इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट में मैंने बोला इसको आपका ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्यों लो स्पिन कॉम्प्लेक्स? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो कम हो गई है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर हो गया है तो उसका स्पिन कम हो गया, दैट्स व्हाई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। या इसी को हम लोग स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। अनदर पॉसिबिलिटी इज स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसलिए डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक है इसलिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पता है, √/Nn+2 बोहर मैग्नेटॉन। अगर किसी को सीधे नहीं पता हो तो पहले आप ये फॉर्मूला लिख लो फिर आंसर लिखो। तो नेक्स्ट पैरामीटर जो हम लोग यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे दैट इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाता है √/Nn+2 बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन इज द यूनिट। एन जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ जाएगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। समझ आया कॉन्सेप्ट? पहले हमें सेंट्रल मेटल एटम सिलेक्ट करना होता है, फिर उसके लिगेंड की क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन, फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, फिर जो वैकेंट ऑर्बिटल्स मिले उनको काउंट करना होता है, जितने लिगेंड्स
इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने वाले हैं उसके वैलेंस ऑर्बिटल सिलेक्ट किए जाते हैं। जो ऑर्बिटल आपने सिलेक्ट करे उसके बेसिस पे उसका हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर हो जाते हैं और इनर डी यूज कर रहे होते हैं तो इनर ऑर्बिटल लो स्पिन, और स्पिन कम हो गया इसलिए स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसलिए डायमैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए कम से कम इतनी एनालिसिस करनी आनी चाहिए। अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखो मैं लिखा K4Fe(F6), अब इसकी भी वही एनालिसिस करनी है जो ऊपर करा। तो यहाँ पे भी देखो सेम लॉजिक है, Fe2 प्लस सेंट्रल मेटल एटम है, F माइनस यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। अब की बार पेयरिंग नहीं होगी, जब पेयरिंग नहीं होगी तो जो Fe2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन था 3d6, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब की बार हाइब्रिडाइजेशन के जो ऑर्बिटल यूज करेंगे दैट इज 4s 4p एंड 4d। तो जो फ्लोराइड आयन है वो अपने लिगेंड्स डोनेट करेगा 4s 4p और 4d के अंदर। ये आपका 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया और ये 4d हो गया। अब जो फ्लोराइड आयन अपना लोड पे डोनेट कर रहा है वो 4s में कर रहा है, 4p में p पे ऑर्बिटल में, और 2d ऑर्बिटल 4d के यूज कर रहा है। ऐसे 6 ऑर्बिटल यूज करके ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे देखो ये 6 ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे, sp3d2। क्यों sp3d2? क्योंकि आप वैलेंस शेल का डी यूज कर रहे हैं। तो ये देखो ये 4s है, ये 4p है और ये 4d है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? और ज्योमेट्री इसकी भी ऑक्टाहेड्रल होगी, क्योंकि मैंने बताया था चाहे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, दोनों ही केस में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आती है। ठीक है। अब इस केस में देखो जो डी यूज हो रहा है वो बाहर वाला यूज हो रहा है, इधर वाला 3d वाला डी छोड़ के बाहर वाला डी यूज कर रहा है, तो ये हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ। तो दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ध्यान से देखो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के स्पिन में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाई है अभी भी, और स्पिन में कोई चेंज नहीं हुआ इसलिए स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। दिस इज रिफर्ड एज स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। दिस इज स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसलिए पैरामैग्नेटिक। और इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे 220। तो √24 आ जाएगी वैल्यू, बोहर मैग्नेट्रॉन। इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर लिखेंगे तो आ जाएगा √24 बोहर मैग्नेट्रॉन। ऐसे आपको एक कॉम्प्लेक्स में इतनी सारी एनालिसिस करनी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट केस इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इस केस में हमने सबसे पहला कॉम्प्लेक्स लिखा K2NiCN4। K2NiCN4। तो इस केस में आप देखो सबसे पहले निकल सेंट्रल एटम है +2 ऑक्सीजन स्टेट के साथ, और Cn- यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। निकिल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो आ जाएगा 4s0 या ऑर्गन 4s0 3d8। अगर इसका आप बॉक्स ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवेलेबल लाइक दिस। अब Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा। तो पेयरिंग होने के बाद जो हमारा ऑर्बिटल दिख रहा होगा वो ऐसे दिख रहा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन है वो सारे पेयर हो गए। तो आपके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया, और फर्दर एक s और 2p ऑर्बिटल अगर हम सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पे Cn- हमारा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस d में, इस s में और इन 2p में ट्रांसफर कर रहा है। तो हमें 4 ऑर्बिटल यूज करने पड़े, इनर डी यूज कर रहे हैं इसलिए dsp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे।
ऑर्बिटल देख लो, ये 3D है, ये 4s है और ये 4p है। यहाँ ऑर्बिटल यूज 3D है इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ। और शेप इसकी क्या लिखेंगे, स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखते जाओ, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्पिन कम कर दी गई है इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए इसलिए स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए इसलिए डायमैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें एक कॉम्प्लेक्स के बारे में तुरंत एक्सट्रैक्ट करने बनता चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही सब बातें पूछी जाती है। समझ में आया? अब लॉजिक समझ में आना शुरू हो गया हो। अब इसी की तरह इसका एक दूसरा कॉम्प्लेक्स लिख लो, K2NiCl4। और देखो Cl माइनस को फिर से वीक फील्ड लिगेंड कर दिया आपके पास, तो निकेल 2 प्लस सेंट्रल मेटल एटम है, F माइनस वीक फील्ड लिगेंड है। फिर से वही कार्यक्रम शुरू करोगे तो निकेल 2 प्लस के लिए कॉन्फ़िगरेशन 3D8 है आपकी बार। और अब की बार इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं होंगे क्योंकि लिगेंड हमारा वीक फील्ड है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स विल बी जस्ट लाइक अर्लियर। और अब ऑर्बिटल यूज होगा S और 3p, तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3। दिस इज 3d, दिस इज 4s, दिस इज 4p। तो यहाँ पे फ्लोराइड आयन ने इन चार, सॉरी क्लोराइड आयन ने, ध्यान से देखना, क्लोराइड आयन वीक फील्ड लिगेंड है, मैंने गलत लिख दिया था। इन दिस केस Cl माइनस इज द लिगेंड विच इज वीक फील्ड लिगेंड। तो चार Cl माइनस अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक S में और 3p में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा बन जा रहा है sp3 टेट्राहेड्रल। ठीक है। अब इस केस में देखो, आउटर वाले यूज कर रहे हैं, तो दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर डी यूज नहीं हो रहा है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। और पैरामैग्नेटिक। तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो √8 बोहर मैग्नेट्रॉन इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। अब एक बार चेक करके देख लो। तो देखो, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया दो अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ। और इस पर ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इसका √8 बोहर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से अगला केस चेक करेंगे, NiCO4। चेक अनदर केस, NiCO4। अब देखो क्या होता है, अभी तक मैंने आपको जो चार एग्जांपल सिखाए इससे आपने अपना रूल फालतू बना लिया होगा, जो कि मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया। लेकिन तुम अब तक वो रूल बना चुके होगे और तुम्हें लगा होगा सर इतना टाइम पता नहीं क्यों खराब कर रहे हैं। मुझे तो शॉर्टकट समझ में आ गया। आपने अब तक अपने दिमाग में शॉर्टकट बना लिया होगा कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मिलेगा तो हमें इनर ऑर्बिटल बना देना है, और जब वीक फील्ड लिगेंड मिलेगा तो हमें आउटर ऑर्बिटल बना देना है। बस जैसे ही आपने ये रूल बनाया, मतलब आप समझ लो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप कुछ नहीं कर पाओगे। 99% आपके सवाल गलत होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसा कोई रूल आपको नहीं सिखाया। अगर ये इतना सीधा रूल होता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती या इतनी सारी बातें आपको नहीं बतानी पड़ती। तो डोंट मेक इट अ रूल। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड से सिर्फ इतना इंश्योर होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर होगा या नहीं होगा। उससे इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, स्पिन फ्री, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म कुछ भी नहीं डिफाइन होता है। वो आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। जैसे ये देखो, इसी का एग्जाम्पल है, NiCO4 है, तो यहाँ पे निकेल का ऑक्सीजन स्टेट अगर चेक करोगे तो जीरो आएगा। तो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है। और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अगर हम निकेल का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखेंगे तो आएगा ऑर्गन 4s2 3d8। और ऑर्गन 4s2 3d8 अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आर इन 3d एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन 4s। ये अरेंजमेंट है। अब CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा। जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन अगर इधर पेयर हो गए, तो अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड के वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा। और मैंने आपको बताया था पेयरिंग कराने का एम क्या होता है, लिगेंड को वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करना। तो अब यहाँ पे देखो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, वो सारे के सारे अंदर देखो डी में पेयर हो गए। अब जो खाली ऑर्बिटल मिल रहा है वो 4s, और कौन सा ऑर्बिटल खाली मिल रहा है, 4p। देखिए ध्यान से, दिस इज 3d, दिस इज 4s, दिस इज 4p। अब जो CO है वो अपना लिगेंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक S और 3p में सप्लाई करेगा। तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है, sp3। शेप कौन सी आ रही है, टेट्राहेड्रल।
ठीक है। अब देखो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है बट लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पेयर हुए हैं। समझ आई बात? तो दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फिर बोलो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब देखो लो स्पिन भी है और आउटर ऑर्बिटल भी है, और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और डायमैग्नेटिक। समझ आई बात? तो पेयरिंग हर उस जगह पे करानी है जहाँ पे आपको लिगेंड के लिए वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। एंड दैट टू फॉर 3D सेंट्रल एटम। ध्यान ये रखना है, 3D सीरीज के सेंट्रल एटम के लिए सारे रूल्स है। 4D 5D 6D में सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, तो वहाँ पेयरिंग सब में होगी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में कंपेयर करना आना चाहिए। नेक्स्ट केस डील कर रहे हैं KMnO4। तो KMnO4 में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ सेंट्रल एटम मैग्नीज 7+ है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है, और ऑक्साइड यानी यहाँ पे लिगेंड है जो कि वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ऑक्साइड आयन यहाँ पे लिगेंड है जो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। अच्छा, अब सेंट्रल मेटल एटम में अगर मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे Mn7+, ये तो ऑर्गन का ही कॉन्फ़िगरेशन आ गया 4s0 3d0। अब इसका 4s भी खाली है और 3d भी खाली है, तो अब जो लिगेंड है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या डोनेट करेगा, इनर डी में, क्योंकि डी तो खाली है। अच्छा, अब आपको थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन का रूल याद है? रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज hybridization takes place in the orbitals of almost equal energy। तो अगर आप यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर चेक करोगे तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी 4s की एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा 3d और उसके बाद 4 की। तो ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल इसमें कौन कौन से होंगे? 4s और 3d, ना कि 4s एंड 4p। जब 3d फुल होता है तब तो मजबूरी है 4s और 4p में हाइब्रिडाइजेशन कराना। बट अगर 3d भी खाली है और 4s भी खाली है दो, तो लोअर एनर्जी 4s की है, लोएस्ट एनर्जी 4s की है, फिर 3d है, फिर 4p है। 4s और 3d ऑलमोस्ट क्लोज एनर्जी होगा, 4s और 4p में एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रीफर करेगा किसके किसके बीच में, 4s और 3d के बीच में। तो अब यहाँ पे जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करने लगेगा, 3d में। समझ आई बात? यहाँ p यूज नहीं होगा, p वैकेंट ही बना रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑक्साइड एंड लिगेंड है हमारे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 3d ऑर्बिटल में और एक s ऑर्बिटल में। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट होगा D3s और शेप बनेगी टेट्राइड रिंग। तो आप देखो इसका इनर डी यूज हो रहा है, 3d और 4s यूज कर रहे हैं। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और स्पिन के बारे में इसमें कोई चेंज ही नहीं है क्योंकि स्पिन है ही नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कहीं पे। तो आईडी अगर बोला जाए तो नो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं क्योंकि कोई भी स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन फ्री स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन ना तो स्पिन पे ना स्पिन फ्री बोलेंगे क्योंकि स्पिन पे कोई चेंज ही नहीं हुआ है, जैसा था वैसे ही एज इट इज है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक, सॉरी डायमैग्नेटिक। दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड डायमैग्नेटिक। आप स्पिन फ्री भी बोल सकते हो क्योंकि इसके स्पिन में कोई चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि डी में कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट होगा D3s टेट्राहेड्रल शेप में। समझ आ पा रही बात आपको? ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया तो फिर इसका एक और टिपिकल केस फॉलो करेंगे। ऑल्दो इसकी बॉन्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होती, लेकिन फिर भी अपने कोर्स के हिसाब से अगर लिखें, कॉपर टेट्रामाइन सल्फेट ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स होता है, पता है कॉपर 2+ के टेस्ट में सिखाया था, ये ब्लू सोल्यूशन होता है। उसकी बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने के लिए ऑल्दो हमें आगे वाली थ्योरी यूज करनी पड़ती है, विच इज कॉल्ड क्रिस्टल फेज स्प्लिटिंग थ्योरी। बट फिर भी हम इसे यहाँ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो और मतलब सर कॉपर 2+ यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, अभी बता रहा हूँ। और अमोनिया यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है।
अब अगर आप कॉपर 2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा ऑर्गन 4s0 3d9। अब प्रॉब्लम ये है कि इनर शेल में अमोनिया का रिपल्शन तो लगेगा, बट इनर शेल में ऑर्बिटल खाली हो नहीं पा रहा है। तो रूल के हिसाब से तो उसको sp3 अचीव करना चाहिए था, बट चूंकि अमोनिया का रिपल्शन लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो मूव कराना पड़ेगा। तो पहले तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन पेयर होकर अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर ले रहा था, क्योंकि पेयरिंग में एनर्जी कंज्यूम होती है। अब यहाँ जो अमोनिया के रिपल्शन की वजह से एनर्जी क्रिएट होगी, उसको कहीं ना कहीं तो कंज्यूम कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंज्यूम कराने का तरीका ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन 3D का है ना, वो 4p में चला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपना हायर एनर्जी में जाएगा तो वो एनर्जी कंज्यूम करके जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझना है कि 3D के लिए जो हायर एनर्जी है वो 4p है, 4s नहीं है। ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3D से मूव करके 4p में जाएगा, तब हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। और तभी ये जो एनर्जी रिपल्शन की वजह से क्रिएट होगी अमोनिया के, वो कंज्यूम हो पाएगी। तो यहाँ स्पेशल केस में इलेक्ट्रॉन 3D से मूव करके 4p में चला जाता है। और फिर हमारे अमोनिया के लिए जो 4 वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट होते हैं, एक 3D का ऑर्बिटल मिल जाता है, एक 4s का और दो 4p का। ये अरेंजमेंट है, ये वैकेंट ऑर्बिटल हुआ। और ये देखो, ये अरेंजमेंट आ जाएगा। इसके बाद अमोनिया जो अपना लिगेंड है, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक इनर डी में और दो ई में और एक एस में ट्रांसफर करेगा। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा DsP2। हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2। और यहाँ जो डी यूज हो रहा है वो 3D वाला यूज हो रहा है, इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब देखो, कई लोग जनरली रूल बना लेते हैं कि जो इनर ऑर्बिटल होते हैं वो सब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कुछ भी ऐसे आर्बिटल रूल बनाते हैं, वो सब काम नहीं करेगा कोई भी रूल। आपको हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया, बस स्पीड इस बात से आएगी कि आपको कितनी ज्यादा बातें याद है। तो ये हो गया स्क्वायर प्लेन है। जो बात मैं बोल रहा हूँ आप जितनी जल्दी लिख के कवर कर लोगे बस उतना ही है। बिना करे करोगे तो सवाल गलत होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ये DsP2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो ये देखो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और उसके स्पिन में देखो कोई चेंज नहीं हुआ, वो सिंगल स्पिन इलेक्ट्रॉन था, वो एज इट इज अभी भी सिंगल स्पिन है। ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स हुआ। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स हुआ, या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो क्योंकि स्पिन में कोई चेंज ही नहीं हुआ है। तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और पैरामैग्नेटिक विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो अमोनिया के लिगेंड की रिपल्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, पिछले सारे केसेस में वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने में कंज्यूम हो जाती है। कॉपर के केस में अंदर पेयर कराने का स्कोप नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट कराने में हेल्प मिली। हायर एनर्जी स्टेट 3D की 4p है, ना कि 4s, ध्यान से याद रखना है। 4s लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है 3D के रिस्पेक्ट में। 4s की एनर्जी कम होती है, फिर 3D फिर 4p। तो अगर 3D का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो 4D में जाएगा, 4s में नहीं जाएगा। तो 4p में एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक 3D का वैकेंट ऑर्बिटल, एक 4s और दो 4p यूज करने के बाद DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बना। और अगर आप इसका स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे तो √3 बोर मैग्नेट्रॉन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेज डील करेंगे K2PtCl4। तो अब देखो पहले प्लेटिनम जो है वो अब 3D सीरीज का सेंट्रल मेटल एटम नहीं है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे तो आ जाएगा प्लेटिनम 2+। और लिगेंड यहाँ पे Cl- है, लेकिन अब इसे वीक फील्ड लिगेंड नहीं बोलेंगे। नाउ इन दिस केस इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि सब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाते हैं अगर 3D सीरीज का सेंट्रल एटम नहीं होता है तो। अब यहाँ प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये 3D8 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो इसका ऑर्बिटल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इट इज एक्चुअली D8 कॉन्फ़िगरेशन, लाइक दिस इज 4s वैकेंट, दिस इज 3D, दिस इज 4s। अब Cl- यहाँ पेयरिंग जरूर कराएगा, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम अब 3D सीरीज का नहीं है। अगर ये 3D सीरीज का होता तो Cl- को वीक फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट कर रहे थे अभी तक। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज का नहीं है, दिस इज बिलोंगिंग टू 5D सीरीज। तो उसकी वजह से यहाँ पे स्पिन में कोई इसके पेयरिंग जरूर हो जाएगी। तो इस केस में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर करा देंगे, मतलब यहाँ Cl- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। बस ये बात आपको समझ आनी चाहिए। ये 3D एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये एक D एक S और दो P वैकेंट मिल गए।
इनमें Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करेगा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा DsP2 स्क्वायर लेना, DsP2 स्क्वायर लेना, ठीक है। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ, स्पिन दो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया और डायमैग्नेटिक हो गया, समझ आया। दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन, स्पिन पेयर्ड, डायमैग्नेटिक। सारे डायमैग्नेटिक केस में मैग्नेटिक मोमेंट हर बार जीरो आएगा, डायमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। यही बात समझ क्लियर यहाँ पर। वापस इसके थोड़े और क्वेश्चन आपको भी असाइनमेंट फॉर्म में दे दूंगा, उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा।